हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। साथ में हम एक टॉपिक और कवर करेंगे आज के लेक्चर में, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश। आपने आज तक सुना होगा हाई स्कूल 10th में 12th में कि प्रकाश सीधी दिशा में चलता है। प्रकाश एक सीधी दिशा में चलता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि प्रकाश मुड़ता भी है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और व्यतिकरण के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि पानी पे जब तेल की कुछ बूंदें पड़ जाती हैं, मिट्टी के तेल हुआ या पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, तो वो हमें जो है रंग बिरंगा सा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है, ये भी हम आज अच्छे से जानेंगे। साथियों, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, यहाँ तक मेरी क्लासेस देख के आए हो, भले ही थोड़ा लेट क्लासेस आती हैं, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो धैर्य से देखते रहना, बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से देखते रहना, रिवीजन करते रहना। पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है और ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं बहुत बारीकी से पहले चैप्टर को लेके चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी हैं। ये समझ लीजिए, जब रेलवे ने ईयरली कैलेंडर जारी कर दिया है, एएलपी की वैकेंसी आ चुकी हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं, आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी हैं। अब बारी है किसकी? रेलवे ग्रुप डी की। उसके बाद किसकी आएगी? एनटीपीसी की। एनटीपीसी में लेवल 2 की आएंगी, लेवल 3 की आएंगी, लेवल 4 की भी आएंगी, लेवल 5 और लेवल 6 जो कि स्टेशन मास्टर। तो ये सारी जितनी भी मैंने पोस्ट बोली हैं, ये हर साल इनकी वैकेंसी आएगी और हर साल इनके एग्ज़ाम अल्टरनेट क्रम में हुआ करेंगे। तो साथियों, इसमें जो पूछा जाता है ना, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है। आप मैथ पे पूरा ध्यान देते हो, रीजनिंग आप कर लेते हो, लेकिन जब साइंस की बारी आती है तो आप पीछे रह जाते हो कि हमसे साइंस नहीं आती, हम तो जीएस पढ़ने में बिजी थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपनी साइंस को इतना बेहतर कर लो, इतना बेहतर कर लो कि रेलवे में 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस। मैं ये फिजिक्स इस समय पढ़ा रहा हूँ और आज या कल से ही मैं आपके लिए डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्यूज क्वेश्चन का तोड़ा फोड़ा शुरू करने जा रहा हूँ। बस कुछ ही क्षण बाकी हैं, उसकी क्लासें भी आपको मिला करेंगी। साथियों, जब तक आपके रेलवे के एग्जाम होंगे, ये फिजिक्स भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और वो आपकी जो टेस्ट सीरीज है 25 क्वेश्चन टारगेट वाली क्यूज टाइप में, वो भी आपका रिवीजन चलेगा। आप उस क्लास को भी अटेंड कर लोगे तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो आज की क्लास हमारी है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या है मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है? इंटरफेरेंस। क्या है हमारी आज की क्लास? इंटरफेरेंस। ठीक है नहीं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने नाम तो सुना ही होगा इंटरफेरेंस का। इंटर याद रख लेना, आपने इंटर करके आए होगे तो इंग्लिश में याद रह जाएगा इंटर। ठीक है नहीं? यानी कि 12th। इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं इसको? व्यतिकरण। इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया? क्या होता है इसका मतलब? साथियों, इंटरफेरेंस का मतलब होता है, यानी कि व्यतिकरण, इसका मतलब होता है मिलने से। क्या होता है? मिलने से। क्या होता है इसका मतलब? मिलने से। आपने देखा होगा, मैं आपको पूरा टॉपिक 1 मिनट में आपके माइंड में सेट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए 2 ट्रेनें जा रही हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा आम भाषा में, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि आपके माइंड में सेट हो जाए चीज़। भले ही 5 मिनट थोड़े ज़्यादा लग जाएं क्लास को, क्योंकि मेरा टॉपिक होता है 20 मिनट का, तो मैं 30 मिनट लगा देता हूँ, 10 मिनट उसी में लगा देता हूँ समझाने में। समझिए आप, 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये पटरी पर जा रही है और एक ट्रेन मान लीजिए जा रही है, और दोनों ही समांतर क्रम में पटरियां बैठी हुई हैं और ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं। जब वो जा रही होती हैं, जब वो प्लेटफॉर्म आता है, जैसे ही प्लेटफॉर्म आता है तो एक ट्रेन को रुकना होता है और एक ट्रेन को आगे निकलना होता है।
मान लीजिए प्लेटफॉर्म इस साइड है, तो इस ट्रेन को मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे रुकना, तो इस तरीके से कट मार के जाएगी और ये वाली इस तरीके से कट मार के आगे निकल जाएगी। तो जहां पर ये ट्रेनें ये क्रॉसिंग होती हैं, मिलती हैं जाके, वही हमारा होता है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, यानी कि मिलना। यानी कि जब दो प्रकाश की तरंगे यानी कि जब दो प्रकाश की तरंगे एक सीधी रेखा में, और उनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब दो प्रकाश की तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या है, सेम है, और उनकी तरंगदैर्घ्य क्या है, सेम है, और एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनके अध्यारोपण की घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं साथियों। उनके मिलने की घटना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो जब इसमें भी दो घटनाएं होती हैं, जब हमारा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, प्रकाश की इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारा वहां पे हो जाता है संपोषी व्यतिकरण। नाम सुना होगा आपने संपोषी व्यतिकरण का। लेकिन जब एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा विनाशी व्यतिकरण हो जाता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो ये आपने दोनों के नाम पूछा जाता है कि भाई जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है, और जब एम्पलीट्यूड घटता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है। विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, कम होती है। तो यहाँ से आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। कम से कम 4 से 7 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, लेकिन आपके एग्जाम में कब आ जाए, किस शिफ्ट में आ जाए, कोई पता नहीं होता, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं लेके चलूँगा आपको, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे साथियों कि प्रकाश तरंगों के मिलने की घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। प्रकाश तरंगों के मिलने की घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो लिख लेंगे प्रकाश तरंगों के मिलने की घटना, मिलने को हम ये भी कह देते हैं अध्यारोपण, इंटरफेरेंस। जब इस तरीके से कंडीशन बन जाती है क्रॉस वाली, इंटरफेरेंस हो जाता है, तो क्या कहते हैं हम उसको, अध्यारोपण। क्या कहते हैं, अध्यारोपण। तो प्रकाश तरंगों के मिलने की या अध्यारोपण की घटना व्यतिकरण कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने छोटा सा आपको बता दिया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए दो समान आवृत्ति की हमारी तरंग दैर्घ्य हैं। मान लीजिए दो समान आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य हैं, ठीक है। कैसी हैं, दो समान आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य हैं, साथ ही साथ में वो क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। कैसी दिशा में, एक दिशा में। कैसी दिशा में जा रही हैं वो तरंग दैर्घ्य, जो तरंगे हैं दो, वो कैसी दिशा में जा रही हैं, एक दिशा में जा रही हैं, ठीक है। और उनके जब अध्यारोपण होता है, क्या होता है साथियों, अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब समझ गए ना आप, क्या होता है उनका, अध्यारोपण होता है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक व्यतिकरण तब होता है जब हमारा क्या होता है, जब हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है साथियों, बढ़ जाता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है। और एक कंडीशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई समानुपाती होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती।
यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर आयाम बढ़ेगा, अगर आपका आयाम बढ़ेगा तो आपकी जो इंटेंसिटी है, जो प्रकाश की तीव्रता है, वो भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो आपके चीज समझ में आ गई कि जब ये इसके समानुपाती होता है, अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इसका मतलब ये है प्रकाश की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी तो हमारा यहां पे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, आप उसी प्रकार से ध्यान देंगे, एक कंडीशन में क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड घट जाता है, और जब घट जाता है तो मेरे प्यारे साथियों आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब घट जाएगी तो हमें बहुत अच्छे से पता है उस कंडीशन में क्या होता है, विनाशी, क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। बात समझ में आई नहीं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको अगर नहीं पता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लेना कि I बराबर क्या है और A बराबर क्या है। साथियों A बराबर लिख लेना और I बराबर लिख लेना। A बराबर होता है आयाम, क्या होता है, आयाम। आयाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये होती है प्रकाश की तीव्रता। क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ये लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल गई, ये सारी अभी मैंने डेफिनेशन समझाई थी, जो पूरा प्रोसेस था व्यतिकरण का। अभी क्या है कि मैं आपको व्यतिकरण और भी अच्छे से प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये जो एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है, कब बढ़ता है और कब घटता है, मैं ये बताऊंगा। फिलहाल आप अभी क्या कर लीजिए, ये जहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं कि समपोषी व्यतिकरण में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के बढ़ने से ही हमारी प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और हमारा वहां पे क्या हो जाता है, समपोषी व्यतिकरण हो जाता है। और जब हमारा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम क्या हो जाता है, घट जाता है, तो वहां पे क्या होता है हमारा साथियों, जब घट जाता है हमारा तो वहां पे क्या होगा, ये वाला जब घट जाएगा तो क्या होगा, हमारा वहां पे विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने योग्य है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखने योग्य है, ये स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके जो है रेलवे, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में एग्जाम में ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो समपोषी व्यतिकरण और प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। और व्यतिकरण की घटना कब होती है, अध्यारोपण के, कि जब क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश के दो तरंगों की मिलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या व्यतिकरण या विवर्तन, कुछ भी नाम दे सकता है, बल विक्षेपण, ठीक है, नहीं प्रकीर्णन। तो चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको पता होना चाहिए। यह भी एक प्रकाश की घटना है, ठीक है, नहीं। तो आपने, उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, इसको नोट कर लेना। अब इसमें मैं बता देता हूं आपको कि आपको कैसे समझना है, ठीक है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है साथियों, कोई नहीं। देखो आपने देखा, हमने अभी दो चीज़ें पढ़ी, और वो कैसे पढ़ी। एक चीज़ हमने पढ़ी क्या भाई, एक घटना हुई थी हमारी समपोषी व्यतिकरण। क्या थी हमारी, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तो एक घटना आपने देखी समपोषी व्यतिकरण, और एक घटना देखी आपने कौन सी, दूसरी वाली वही विनाशी व्यतिकरण। कौन सी देखी आपने, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो पूरा व्यतिकरण का पूरी जो घटना थी हमेशा के लिए लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, पहले आप समझो इसे। ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है जिस चीज़ों को, तो वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। सुनिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, समझना अच्छे से, ये कोई प्रकाश की किरण है हमारी, ये प्रकाश की कोई किरण है, और ये इस प्रकार से हमारी क्या आ रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये हमारी क्या है भैया, ये प्रकाश की कोई मान लीजिए किरण है, ये हमारी प्रकाश की किरण है, और ये हमारा ये एक प्रकाश की किरण है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, जिसका जो आयाम है, आयाम, इसका आयाम दे लेते हैं, इसका आयाम मान लीजिए ये जो होता है ना, ये ऊंचाई, इसको हम नाम दे लेते हैं A1। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इसको हमने तरंग का नाम दे दिया है, ये हमारी Y1 तरंग है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साथियों होता यह है कि एक तरंग और है हमारी दूसरी, क्योंकि दो तरंगें हैं हमारी, तो हमने दूसरी तरंग बना ली, और ये तरंग है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और ये क्या जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है मेरे प्यारे साथियों। ये हमने दूसरी तरंग बना दी और इस तरंग का हमने नाम दे दिया, ये कौन सी तरंग है हमारी, Y2। इसका भी हमने एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, इसको हमने क्या ले लिया, A2 ले लिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा A2 एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये हमारी प्लस होगा और ये हमारा माइनस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, जब हम इसका परिणामी प्रकाश तरंग, अगर इसकी हम परिणामी प्रकाश तरंग निकालेंगे, परिणामी प्रकाश तरंग, तो कुछ इस प्रकार से आएगी। किस प्रकार से आएगी, मेरी बात को पूरी गौर से सुनना, ये आएगी इस प्रकार से, ये आएगी, इनकी इस प्रकार से आएगी, थोड़ी सी बड़ी हुई आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन गौर से देखते रहना। ये जो हो जाएगा ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस, सॉरी क्या हो जाएगा, ये A1 और प्लस A2, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, नहीं सेम टू सेम ये भी वही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब ये दो प्रकाश की तरंगें हैं, दो हैं, और जब ये एक ही दिशा में चल रही होंगी, दो एक ही दिशा में चल रही होंगी, मान लीजिए कहीं ये अध्यारोपित हुई, और जब अध्यारोपित हुई तो उनसे क्या हो जाएगा, जब वो मिल जाएंगी तो आगे जाके एक तरंग बन जाएंगी, और एक तरंग मतलब क्या हो जाएंगी, ये परिणामी तरंग बन जाएंगी। तो परिणामी प्रकाश तरंग मैंने लिख दिया इस वजह से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब परिणामी प्रकाश तरंग हो जाएगी, देखो मान लो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, A1, और इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, A2। जब ये एक ही दिशा में जा रही हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी सेम है, इसका जो तरंग दैर्घ्य है और इसकी जो तरंग दैर्घ्य सेम है, यानी कि इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति सेम है, और इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है, तो परिणामी तरंग ये बन जाएगी। तो उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 10 था तो इसका एम्पलीट्यूड 10 होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बढ़ जाएगा। क्यों 10 होगा, इसका क्यों 10 होगा, क्योंकि दोनों की आवृत्ति सेम है और दोनों की तरंग दैर्घ्य सेम है, तो इसलिए इनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब सेम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में जा रही है, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा, तो मैंने साथियों अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि जुड़ जाएगा, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। क्या बताया था कि हमारा जो होता है ये I जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब एक बात समझ में आइए, जब हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो हमारी जो प्रकाश की तीव्रता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा समपोषी व्यतिकरण। कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, समपोषी व्यतिकरण। तो मैं समझता हूं अब आपको पूरी की पूरी घटना समझ में आ गई होगी कि हमारा जो समपोषी व्यतिकरण था वो कैसे हुआ, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और कैसे बढ़ गया ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी। तो इसलिए हम जानते हैं कि I समानुपाती होता है A²। A क्या होता है हमारा, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, और I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की तीव्रता। तो जब आयाम बढ़ेगा तो ये इसके समानुपाती है, तो I का मान भी बढ़ेगा, और जब I का मान बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा समपोषी व्यतिकरण। तो ये सारी की सारी जो थी हमारी समपोषी व्यतिकरण की घटना थी। ठीक है साथियों, आइए हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या पढ़ेंगे हम, विनाशी व्यतिकरण कब होता है। तो विनाशी व्यतिकरण को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना फिर से। ठीक है, मान लीजिए ये हमने कोई तरंग ले ली, ये हमने कोई हमारी प्रकाश तरंग है और ये हमारी क्या है, इस दिशा में जा रही है।
ठीक है। लेकिन हमने एक दूसरी तरंग जो कि उसी दिशा में जा रही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है, ये है। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे कि मान लीजिए ये हमारी y1 तरंग है और ये हमारी y2 तरंग है, ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड है ये है a1 और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ये भी a1 है, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, इधर ये माइनस है तो इधर ये है। यानी कि कहने का मतलब ये है इसका जो पहला सर्किल मतलब पहला वो होगा राउंड, तो इसका प्लस और इसका माइनस, यानी कि प्लस माइनस होंगे। जब ये अध्यारोपण होंगी तो क्या है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड मान लो, इसका जो एम्पलीट्यूड है मान लीजिए आप इसका एम्पलीट्यूड 8 मान लीजिए और इसका एम्पलीट्यूड कितना मान लीजिए आप, ये वाला a1 इसका मान लीजिए 4 मान लीजिए। तो ये 4 होगा तो माइनस का होगा 4। और जब ये दोनों अध्यारोपण होंगी तो इनकी जो परिणामी प्रकाश तरंग होगी तो लिख लेंगे यहाँ पे परिणामी प्रकाश तरंग, परिणामी प्रकाश तरंग वो कितनी होगी हमारी, तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ये बन जाएगी ये, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी छोटी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये आयाम जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा a1 माइनस a2। साथियों जब a1 माइनस a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4। तो देखो जो परिणामी आयाम था हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ भाई, हमारा परिणामी आयाम क्या हुआ, कम हुआ। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा हमारा परिणामी आयाम जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। और जब हमारा परिणामी आयाम हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो आपको पता होना चाहिए भाई हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो हमारा आई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के। और यहाँ से एक चीज़ हमारी और क्लियर हो गई है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है डायग्राम से कि एम्पलीट्यूड हमारा कम हो गया, और जब एम्पलीट्यूड कम हो गया तो हमारी जो प्रकाश की तीव्रता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये क्या है हमारी, ये हमारी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। और जब प्रकाश की तीव्रता हमारी कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा साथियों ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कब विनाशी व्यतिकरण होता है और कब संपोषी व्यतिकरण होता है। साथियों उम्मीद करता हूं सारा बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ थोड़ी सी और नोट करके लिख लेना मेरी तरफ से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें समान कला होती है। क्या होती है इसमें, सॉरी, इसमें क्या होता है, समान कला होती है। कैसी कला होती है, समान कला, समान कला। तो समान कला के लिए हमारा जो फाई का मान होता है, फाई का मान वो होता है 0,2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो डॉट 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 इस प्रकार से चलता रहता है। यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो सेम है। देखो 0 से 2 पाई और 2 पाई से 4 पाई, तो फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर क्या होता है, सेम होता है। व्यतिकरण की दो शर्तें होती हैं कि जो प्रकाश की तरंग है ना उसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात उनका जो कलांतर है यानी कि जो फेज डिफरेंस है या तो वो शून्य हो या फिर कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है मेरी, तो मैं लिखवाऊंगा अभी शर्तें भी उसकी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ध्यान रखेंगे, इसमें कलांतर, कलांतर यानी कि फाई का मान जो होता है वो विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत होता है, विपरीत लिख लेंगे थोड़ा सा नोट बना के। तो विपरीत कैसा होता है, पाई, पाई के बाद कितना आ जाएगा 3 पाई, फिर 5 पाई, डॉट 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 इस प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता चल गया होगा कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है और संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। तो ये अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको इसकी शर्तें बता देता हूँ।
मैं आपको इसकी शर्तें बता देता हूँ, क्योंकि शर्तें थोड़ी सी क्या है साथियों, इम्पोर्टेंट है। चलिए शर्तें तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से हेडिंग डाल देंगे। शर्तें, व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण की शर्तें। भाई व्यतिकरण की शर्तें भी तो पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पुटअप करता है, और जब पुटअप करता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले आप लिखिए, सबसे पहली क्या है, सबसे पहली आप लिखिए कि प्रकाश तरंग की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य समान हो। प्रकाश तरंगों की, क्योंकि दो तरंगें होनी चाहिए, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, समान हो। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, दूसरा है हमारा कि उनका जो कलांतर है, यानी कि फेज डिफरेंस, क्या लिखेंगे, इनका कलांतर, यानी कि फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको, तो फेज डिफरेंस मत रहने दीजिए, आप हिंदी में रहने दीजिए, इनका कलांतर, ठीक है, समान, ये लिखिए, क्या लिखेंगे, शून्य, इनका कलांतर शून्य अथवा कांस्टेंट, यानी कि नियतांक हो। ये दो शर्तें हैं। अब मैं ये दो शर्तें, पहली शर्त तो मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और उनकी जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, उनकी जो है फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, तरंग दैर्घ्य, तो ठीक है, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं हम कि इनका कलांतर अथवा क्या है भाई, फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मान लीजिए ये दो तरंगे हैं भाई, एक तरंग हमारी क्या है, ये है, और एक तरंग क्या है हमारी, ये है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? और जब दिक्कत नहीं है तो बहुत समझना, अच्छे से समझना। मान लीजिए ये तरंग गई ऐसे, और ये तरंग ऐसे गई, और ये तरंग ऐसे गई, ठीक है। वैसे ही हमने क्या लिया भाई, ये तरंग हमारी ऐसे आई, और ये वाली तरंग हमारी ऐसे गई, और ये वाली तरंग हमारी ऐसे गई। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए साथियों, कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं कलांतर। यानी कि ये जितनी दूरी यहाँ पे होगी, ये दूरी हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हर जगह ये सेम होनी चाहिए। और जब हर जगह सेम होगी तो इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को कहेंगे हम क्या कहेंगे कि या तो ये समान है, मतलब या तो शून्य होगी या कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगी, मतलब ये अगर मान लीजिए ए है तो ये भी क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, और ये भी क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। तो जब दो तरंगों के बीच का जो हम अंतर ढूंढेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, या तो कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, नियतांक हो। कैसा हो, नियतांक हो। नियतांक मतलब कांस्टेंट हो। कैसा हो, कांस्टेंट हो। कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो ये सारी जो बातें थी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो थी इसकी व्यतिकरण की क्या थी, ये शर्तें थी साथियों। ये क्या थी, ये व्यतिकरण की शर्तें थी। बहुत अच्छे से लिख लेंगे और नोट कर लेंगे। तो प्रकाश की तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य समान हो, और उनका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो हो। फेज डिफरेंस है उनका कैसा हो, जीरो हो या कांस्टेंट हो। उनका जो फेज डिफरेंस है वो कैसा हो, जीरो हो। कब हो, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब प्रकाश की जो आयाम है तरंगों का बढ़ जाता है या इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो संपोषी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण कब होता है, जब इंटेंसिटी या तरंग वो क्या होता है, घट जाती है। चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, इसके छोटे से एग्जाम्पल्स हैं एक दो, उन्हें एग्जाम्पल लिख लीजिए, और जो कि पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए 3-4, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए ठीक है, तो लिखेंगे व्यतिकरण के उदाहरण।
व्यतिकरण के उदाहरण, हेडिंग डाल लेना व्यतिकरण के उदाहरण। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत प्यार से लेके चल रहा हूँ साइंस को, मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। क्लास लंबी होती है लेकिन ये ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कि मज़ा ज़रूर आता होगा आपको क्लास पढ़ने में, तो इसलिए लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है, कुछ मुझसे कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट कर दिया करना सीधा, क्योंकि मैं पढ़ लेता हूँ, रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है नहीं। अच्छी बात ये है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी मुझसे डायरेक्ट बात हो गई, ठीक है नहीं। चलिए आगे। तो सबसे पहला लिखेंगे साथियों, जो बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे कभी कभी प्रकाश में पानी का बुलबुला चमकना। लिखेंगे प्रकाश में पानी के बुलबुले का कभी कभी चमकना। प्रकाश में पानी के बुलबुला का चमकना। प्रकाश यानी कि प्रकाश में पानी के बुलबुले का चमकना, कभी कभी चमकना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यतिकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आपने देखा होगा पानी के ऊपर, पानी की सतह पर पड़े तेल की बूंदों का चमकना। लिखेंगे पानी की सतह पर पड़ी तेल की बूंदों का रंगीन चमकना। कैसा, रंगीन चमकना, ठीक है। ये भी है ना, ये भी ध्यान रखना, कैसा चमकना, रंगीन चमकना। कैसा चमकना, रंगीन चमकना। आपने देखा होगा पर मतलब जब आप तेल होता, पानी होता, पानी देख लेना, एक बर्तन में आप पानी भरना और पानी भर के उसमें क्या है, मिट्टी का तेल भर दीजिए, 2-4 बूंदे डाल दीजिए। खाने का तेल डाल देते हैं, जैसे हम लोग पड़ जाता है, पेट्रोल या डीजल मिल जाता है, मिट्टी का तेल, ज़्यादातर पहले मिट्टी का तेल मिल जाता था, तो कैसे पानी में पड़ जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई मिलावट कर दे, जैसे आपने देखा हो ना, पानी और जब मिलावट होती थी तेल में, जब इंजन के लिए लाते थे हम खेत भरने के लिए, तो उसमें हमें लग दिख जाता था इसमें पानी मिला हुआ है, तो आपको ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता था, उसमें तेल जो है चमकता था। तो वो क्यों चमकता था पता है, कि उसमें पानी की मिलावट हुई है, प्योर तेल नहीं है वो, इसीलिए वो चमकता था। आप आज भी प्रैक्टिकल करके देखना, एक बर्तन में गिलास में पानी ले लेना, उसमें जो है तेल की बूंदें डाल देना, मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल हो, खाने का तेल डाल देना, वो रंगीन सा चमकेगा, उसकी सतह कैसी है, रंगीन सी चमकेगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, व्यतिकरण का एग्जाम्पल है, इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आपने एक एग्जाम्पल और देखा होगा बहुत अच्छे से, साबुन के झाग, साबुन के झागों का रंगीन दिखना, रंगीन दिखना, रंगीन दिखना, ये भी आपने खूब अच्छे से देखा होगा। सारे के सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं, डेली लाइफ में हैं। चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे, ये पूछ लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मोर, जब आपने देखा होगा मोर, तो मोर में रंगों का दिखना, मोर के जो पंख होते हैं उसमें रंगों का रंगीन दिखाई देना, तो लिखेंगे मोर के पंख रंगीन दिखाई देना। मोर के पंख रंगीन चमकना, तो मोर के जो पंख हैं वो भी कैसे चमकते हैं, रंगीन चमकते हैं। आपने एक एग्जाम्पल और देखा होगा, जब सड़कों पे आप जाते हो तो कोई गाड़ी खड़ी होती है और उससे तेल थोड़ा सा लीकेज मार रहा होता है, जब गाड़ी वो रुक के खड़ी हो जाती है तो तेल थोड़ा सा लीकेज मार रहा होता है, और जब 2-4 बूंदे टपक के सड़क पे हो जाती हैं तो हमें क्या है, रंगीन सा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है साथियों, रंगीन सा दिखाई देता है। तो लिखेंगे पांचवा, वाहनों से
टपकी टपकी तेल की बूंदें, तेल की बूंदें, तेल की बूंदें सड़क पर रंगीन दिखाई देती हैं, सड़क पर रंगीन दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? रंगीन दिखाई देती हैं। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं और चारों के चारों क्या है? 5 हैं और पांचों के पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लाया हूँ। सबसे पहला है कि भाई प्रकाश में क्या है? बुलबुले का चमकीन, पानी का जो बुलबुला बनता है वो चमकीला दिखाई देता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारा पानी की सतह पर पड़ी तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना। अब पानी की सतह पर आप तेल की बूंदें डालना और आपको रंगीन दिखाई देंगी। साबुन के झाग आपको रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। चौथा है हमारा मोर के पंख आपको रंगीन दिखाई देते हैं। और 5वां है हमारा वाहनों से टपकती तेल की बूंदें कैसी दिखाई देती हैं? सड़क पर रंगीन दिखाई देती हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो व्यतिकरण का था वो समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों प्रकाश का विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। आइए अब देखते हैं तो क्या पढ़ेंगे अब हम? विवर्तन। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, डाल लीजिए हेडिंग प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विवर्तन। इसका एक ही है, एक ही बात है इसका, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है साथियों? बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का क्या साथियों? प्रकाश का मुड़ना। क्योंकि आपने जब हाई स्कूल किया था तब आपको टीचर ने सिर्फ यही पढ़ाया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश टेढ़ी रेखा में भी चलता है, प्रकाश मतलब मुड़ता भी है। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि विवर्तन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमने अभी जब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख लेंगे प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसकी छाया में प्रवेश कर जाना। प्रकाश का किसी अवरोध, अवरोध मतलब स्प्लिट, अवरोध से टकराकर उसकी छाया में प्रवेश कर जाना। कैसा कर जाना? प्रवेश कर जाना। साथियों, बड़े आराम से, बिल्कुल धैर्य से रहना, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखो, आपने देखा होगा साथियों, क्या देखा होगा? जैसे मान लीजिए ये मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए ये कोई हमारा, हमने स्प्लिट ले ली, ठीक है, और ये हमने क्या ले लिया मेरे प्यारे साथियों? ये हमने पर्दा ले लिया। क्या है हमारा? इसको हमने नाम दे दिया अवरोध। क्या है हमारा? ये अवरोध। अवरोध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्लिट, ठीक है। ये हमने ले लिया पर्दा। क्या है ये? पर्दा यानी कि स्क्रीन, जिसपे हम प्रकाश देखना चाह रहे हैं, जिसपे हम क्या देखना चाह रहे हैं? प्रकाश देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये हमने क्या ले लिया? ये हमने कोई सन है हमारे पास। कैसा है ये?
क्या है, ये सन है। और जब ये सन है तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, हमारा प्रकाश निकलेगा। एक बार देख लेता हूँ कि सन दिख रहा है आपको या नहीं। तो सन पूरा पूरा विजिबल हो रहा है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा बता भी दिया करो साथियों कमेंट में, ठीक है। तो क्या है कि ये क्या है, हमारा सन है। और साथियों आपको अच्छे से पता है कि प्रकाश क्या है, यहाँ से प्रकाश एंटर करेगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे प्रकाश आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। यहाँ पे प्रकाश आएगा तो टकरा जाएगा। लेकिन आपको क्या है, आपको अच्छे से पता है कि हमारा क्या है, ये प्रकाश जाएगा और ये आपको पता है पूरी तरीके से ये सीधी रेखा में जाएगा। ये भाई सीधी रेखा में जाएगा, ये प्रकाश आपका आ रहा है, ये आ रहा है, ये प्रकाश ही तो आ रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि आपने अभी तक यही पढ़ा था कि प्रकाश जब सूर्य है, सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ये अवरोध थे। यहाँ पर आने वाला प्रकाश क्या है, रोक लिया गया। यहाँ पे आने वाला प्रकाश रोक लिया गया। लेकिन ये एक छिद्र है, ये क्या है, छिद्र है, ठीक है। तो ये छिद्र है और यहाँ से प्रकाश आया और सीधा का सीधा इस पर्दे पर पड़ा और हमें इस पर्दे पर क्या है, ये वाला जो इतना था ये हमें प्रकाश दिखाई दे गया। इतनी बड़ी इतनी चौड़ी क्या है, फ्रिंज सी गोल गोल हमें दिखाई दे गया। जब हमने टॉर्च मारी तो हमें गोल गोल यहाँ पे फ्रिंज सी दिखाई दे गई। आपने हाई स्कूल में अब तक यही पढ़ा था। लेकिन साथियों ये है कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता है, आपको फैक्ट पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं, फैक्ट पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं, फैक्ट पढ़ने होते हैं। तो जैसे ही आपको इसमें फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो हुआ ये मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा ये प्रकाश था जो सीधा जा रहा था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा प्रकाश ये जो था हमारा, ये बेंड हो गया, ये बेंड हो गया। तो बेंड हो गया तो आपको क्या हो गया, इसकी छाया में क्या है, प्रकाश मिलने लगा। जो इस अवरोध था, इस अवरोध की छाया यही तो थी, ये यहाँ पे भी प्रकाश आ गया। इस अवरोध की छाया ये थी, यहाँ देखो इसकी छाया ये मतलब यहाँ तक नहीं थी, लेकिन इसकी छाया ये थी ना। तो प्रकाश का किसी छोटे से छिद्र से होकर बेंड हो जाना, देखो इधर को भी बेंड हो गया और इधर को भी बेंड हो गया। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। एक था हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन है, वो डिफ्लेक्शन था, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि जो प्रकाश बेंड होके मुड़ता है उसको हम प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ठीक है साथियों। आइए मैं इसका एक एग्जाम्पल और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसको और समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथियों, ठीक है। चलिए आइए, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, चलिए देखो, अगर ये घटना आपको अभी समझ में नहीं आई है तो मैं एक घटना और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा सन है। क्या है हमारा, ये सन है हमारा। मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये सन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारा सन है। क्या है, ये सन है। और आपको पता है हमने क्या ले लिया, दो अवरोध ले लिए। क्या ले लिए हमने, दो अवरोध ले लिए। क्या ले लिए हमने साथियों, दो अवरोध ले लिए। ये हमने दो अवरोध ले लिए, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो है, ये दो सोर्स हैं, एक हमारा है हमारा S1 और ये हमारा S2। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, एक हमने स्क्रीन ले ली, एक हमने स्क्रीन ले ली। क्या ले ली, स्क्रीन ले ली। तो जब हमने स्क्रीन, इसको क्या नाम दे दिया हमने, पर्दा नाम दे दिया, ठीक है। और ये क्या है हमारा, क्या है साथियों, ये हमारा अवरोध है। मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वैसे तो मेरा टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन मैं और प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे ही मेरे प्यारे साथियों इसका प्रकाश यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, तो अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से तो जाएगा ना, यहाँ से तो सीधी रेखा में जाएगा, ये सीधी रेखा में जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पे भी प्रकाश मेरा सीधी रेखा में जाएगा, क्योंकि दो स्रोत हैं मेरे,
बात समझ में आ रही है मेरी आपको बात, आपको पूरी बात। तो ये मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे क्या है कि प्रकाश की फ्रिंज बन रही होगी, यहाँ पे भी प्रकाश की फ्रिंज बन रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपने पढ़ा था इंटर तक, कब पढ़ा था, इंटर तक। लेकिन विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन में ये होता है मेरे प्यारे साथियों, विवर्तन में ये होता है कि जो ये आपका प्रकाश था ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएगा, ये इस तरीके से, और ये भी थोड़ा सा प्रकाश क्या है अंदर को इसकी छाया की तरफ चला जाएगा, ये, ठीक है। इधर भी क्या होगा, थोड़ा सा इधर को चला जाएगा ये, और इधर भी क्या होगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, ये सूर्य का प्रकाश था, ये अवरोध था, तो यहाँ अंधेरा होगा, क्या होगा यहाँ पे, अंधेरा। लेकिन विवर्तन की घटना हमसे ये कहती है कि प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है, प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। बात समझ में आ रही है। आप एक काम करना, क्या करना, आप एक इस तरीके की प्लेट लेना, आप इस तरीके की, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके की प्लेट लेना, इस तरीके की प्लेट लेना और उसमें एक छिद्र कर देना, ठीक है, और एक पर्दा ले लेना, ये क्या है हमारा, ये पर्दा ले लेना, ठीक है। और जैसे पर्दा लेना और जब आप इससे प्रकाश गुजारोगे ना, इससे प्रकाश जाएगा, तो प्रकाश जाएगा ना, तो इस पर क्या होगा, इस प्रकार की फ्रिंजें बनेंगी, इस प्रकार की फ्रिंजें बनेंगी, एक लाल होगी, सॉरी एक लाल होगी, मतलब एक डार्क होगी, एक लाइट होगी, एक कम, एक डार्क होगी, एक लाइट होगी, एक डार्क होगी, एक लाइट होगी, एक डार्क होगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। आप एक ब्लेड लेना, ब्लेड की साइड से आप ब्लेड लेना, और ब्लेड में क्या होता है, बीच में छिद्र होता है, प्रकाश गुजारना, और आगे कोई वो ले लेना, क्या ले लेना, पर्दा ले लेना। तो जब उस पर प्रकाश पड़ेगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क करके फ्रिंजें बनेंगी आपको, गोल गोल, लाइट होगी, एक डार्क होगी, एक लाइट होगी, एक डार्क होगी, एक लाइट होगी, डार्क होगी, गोल गोल आपको प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने छिद्र तो लिया था छोटा सा, लेकिन आपको पर्दे पे क्या है, बहुत बड़े आकार में फ्रिंजें बन रही है, यानी कि प्रकाश का क्या हो गया, बेंड हो गया, यानी कि प्रकाश क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। तो प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ, इसको लिख लेना आप। इसकी जो चौड़ाई होती है ना, ये फ्रिंज की चौड़ाई, सॉरी, ये जो इसकी चौड़ाई होती है ना, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज की चौड़ाई को क्या बोलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। और इनके बीच की जो दूरी होती है ना, इनके ये वाली बीच की दूरी, उसको हम दिखाते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। और ये जो होती है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। क्या है हमारी ये स्मॉल डी, जो हमारे S1 और S2 के बीच की दूरी है वो हमारी स्मॉल डी, ठीक है। तो आइए हम इस पे एक सूत्र बनता है, ठीक है, क्या बनता है, W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्या होता है, W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये क्या हो जाता है हमारा, ये इसका एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है प्रकाश के विवर्तन पर। ये W क्या है, हमारी फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो आइए मैं इसको इधर समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए W बराबर क्या होता है, स्मॉल कैपिटल डी अपॉन लैम्डा अपॉन डी। ये ध्यान रखेंगे, प्रकाश के विवर्तन का क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेयर, ठीक है। W क्या है हमारा, ये भी लिख लेंगे, कैपिटल D क्या है, ये भी लिख लेंगे, और लैम्डा क्या है, ये भी लिख लेंगे। तो साथ में ध्यान रखेंगे, हमारा जो W है ये क्या है, हमारी फ्रिंज की चौड़ाई है। कैसी है, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। और ये D क्या है हमारी, ये अवरोध व पर्दा के बीच की दूरी, अवरोध व पर्दा के बीच की दूरी। इतनी बात समझ में आ गई। और ये D क्या है हमारा, जो D है हमारा, ये हमारा है, क्या है, ये हमारा जो लैम्डा है, सॉरी, ये हमारी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। एक आपने पढ़ा होगा स्मॉल डी, ठीक है। तो स्मॉल डी का ध्यान रखेंगे, स्मॉल डी का ध्यान रखेंगे, स्मॉल डी क्या है हमारा, ठीक है। तो स्मॉल डी क्या है भाई, स्मॉल डी क्या है हमारा, ये स्मॉल डी, इसको हम बोलेंगे साथियों, ये हमारे दो अवरोधों के बीच की दूरी, अवरोधों के बीच की दूरी, इसको नोट कर लेंगे, दो अवरोधों के बीच की
दूरी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि W जो है ना हमारा, W इनवर्स मतलब समानुपाती हो गया तरंग दैर्ध्य के। यानी कि अगर इफ किसी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी जो फ्रिंज की ये उसका क्या हो जाएगा, W का मान ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होगी, फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होगी, चौड़ाई कैसी होगी, अधिक होगी। यानी कि फ्रिंज जो है चौड़ी बनेगी। यदि लैम्डा का मान अगर कम है तो W का मान भी कैसा होगा, कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, फ्रिंज जो है कम चौड़ी बनेगी, कम चौड़ी, ठीक है, कम चौड़ी बनेगी। यानी कि मेरी बात को समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो यहां पे था ना, अगर W का मान अगर ज़्यादा होगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर W का मान ज़्यादा होगा तो हमारी तरंग दैर्ध्य का मान भी ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य आपकी ज़्यादा होती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लाल रंग की जो है ना, लाल रंग के प्रकाश में अगर आप ये घटना करते हो, लाइट छोड़ते हो लाल रंग के प्रकाश, तो वो क्या होगा, ज़्यादा मुड़ेगा। और जब ज़्यादा मुड़ेगा तो प्रकाश की क्या है, फ्रिंज क्या है, प्रकाश की जो फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज वो कैसी बनेगी, ज़्यादा चौड़ी बनेगी। जो गोल गोल फ्रिंजें बन रही थी, ये वाली हमारी अभी मैंने बताई थी, ये वाली देखो, ये वाली जो फ्रिंजें बन रही थी, ये वाली फ्रिंज, ये जो फ्रिंज बन रही थी, ये वाली गोल गोल, जब आप छोटा ये छिद्र लेंगे और यहाँ से प्रकाश छोड़ोगे तो गोल गोल डार्क लाइट फ्रिंज बनेंगी। तो इसकी जो चौड़ाई होगी साथियों, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए। वैसे सेम टू सेम ध्यान रखेंगे, नीले प्रकाश के लिए क्या होगी, नीले प्रकाश के लिए क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी, क्योंकि नीले रंग की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य कम होती है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें थी, ये कुछ फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये वाला, ये थोड़ा सा स्टार लगा लेना। आपसे इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाएगा ना, आपसे ये पूछेगा ये डी है क्या है ये है, लेकिन एक तरीका था समझाने का कि भाई किसी तरंग दैर्ध्य, किसी रंग की तरंग दैर्ध्य अगर अधिक है तो अगर उस प्रकाश में क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा बनेगी, और तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी फ्रिंज की चौड़ाई कम बनेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। या दो अवरोधों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा देते हैं, बढ़ाएंगे, तो उसकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ साथियों। ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बस मैं विवर्तन की शर्तें और बता देता हूँ। इस पर एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है, शर्तें और बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आइए, तो विवर्तन की शर्तें लिख लीजिए और उसके बाद हम टॉपिक अपना फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो विवर्तन की शर्तें, विवर्तन की शर्तें क्या है मेरे प्यारे साथियों, विवर्तन की शर्तें, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि एक तो वही है हमारा कि प्रकाश तरंग की, जो प्रकाश की तरंग है उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान हो। लिख लेंगे प्रकाश किरण की आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य समान हो। क्या हो, समान हो। दूसरा लिखेंगे इसका कलांतर, ठीक है, शून्य या कांस्टेंट हो, शून्य या कांस्टेंट हो। लेकिन इसमें तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा क्या है, इसमें जो तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा क्या है, जो छिद्र की चौड़ाई है ना, जो छिद्र की चौड़ाई समझ रहे हो नहीं, ये वाले छिद्र की चौड़ाई, जैसे मान लीजिए आपने ये कोई ले लिया, ये अवरोध है हमारा और ये हमारा छिद्र है, और यहाँ से क्या है, कोई हमने ये स्क्रीन ले ली और इस पर हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप इस पर प्रकाश डालोगे तो यहाँ से निकल के प्रकाश जाएगा, और जब जाएगा तो इस पर क्या है, ये फ्रिंजें बन रही हैं। तो ये वाले जो छिद्र की चौड़ाई है, ये वाले जो छिद्र की चौड़ाई है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के या तो पास हो
या उससे छोटी हो, मान लीजिए 10 एंगस्ट्रॉम की हमारी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, तो इस छिद्र की चौड़ाई क्या हो, 10 एंगस्ट्रॉम हो या उसके थोड़ी बहुत आसपास हो, तभी आप प्रकाश को बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये घटना है, सॉरी, तो इसको ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। क्या ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए चित्र बनाया था ताकि आपको फिर से याद आ जाए। तो आप इसकी शर्त लिखेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज है, ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई मतलब छिद्र की चौड़ाई, सॉरी, छिद्र की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के बराबर या उसके आसपास हो। मेरी बात समझ में आई? जो तरंगदैर्घ्य छिद्र है, जो हमारा छिद्र है, उसकी जो चौड़ाई है, छिद्र की जो चौड़ाई है वो तरंगदैर्घ्य के आसपास हो या बराबर हो। ठीक है, और ये भी आपको मैंने ये वाला पॉइंट तो आपको ये दोनों पॉइंट तो समझाई दिए अच्छे से, और ये मैंने आप समझा दिया। ये दोनों तो हमारे किसके भी शर्तें हैं, ये इंटरफेरेंस की भी शर्तें हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों टॉपिकों को मैंने एक बार में रिकवर कराया है साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी की पूरी जो सेशन था आज का हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमने पढ़ा आज प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, और हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि विवर्तन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हो साथियों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेलवे के लिए मैं साइंस कराता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।